बायोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा से आज के लेक्चर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है मोनोसेक्राइड। जैसा कि मोनो का मतलब होता है सिंगल और सेक्राइड का मतलब होता है सेक्राइड। ग्रीक जबान के लफ्ज सेक्रोन से निकला है, जिसका मतलब होता है शुगर। मोनोसेक्राइड का अब अगर हम लोग कंप्लीट मीनिंग लें तो इट्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं और वाटर में देखा जाए तो दे आर इजीली सॉल्युबल इन द वाटर, कि ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, और हम लोग इन्हें हाइड्रोलाइज्ड वगैरह कुछ नहीं कर सकते इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। मोनोसेक्राइड को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं। अगर यानी कि 2 से 3 4 मॉलिक्यूल्स आपस में मिले होते तो उन्हें हम लोग हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजार कर सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते। ये तो खुद ही सिंपल मॉलिक्यूल हैं, तो इन्हें हम लोग किस तरह से हाइड्रोलाइज से गुजार सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस को आप लोगों ने देखना है क्या है, तो आप लोग मेरी यानी कि कार्बोहाइड्रेट की फर्स्ट वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि हाइड्रोलाइज्ड किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा बताती चलूँ, जैसे कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। के वाटर की मौजूदगी में हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पर ये खुद मोनोसेक्राइड खुद ही सिंपल मॉलिक्यूल हैं, तो इन्हें हम लोग हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम। अब ये क्या होते हैं कि 3 से 7 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सिर्फ 3 से 7 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम लोग मोनोसेक्राइड की टाइप्स देखें तो मोनोसेक्राइड को एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स के लिहाज से दो ग्रुप्स के अंदर, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऐसी शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा उसे हम लोग एल्डो शुगर कहते हैं, और ऐसी शुगर जिसके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद होता है उसे हम लोग कीटो शुगर कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डो शुगर होता है इसे हम लोग पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। पोली का मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया था एनी, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH के। इसके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं, यानी कि OH मौजूद होते हैं एल्डो शुगर के अंदर। और इसी तरह से कीटो शुगर को हम लोग कहते हैं पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं, यानी कि इसके अंदर भी पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन यानी कि इसके अंदर भी एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप मौजूद होते हैं। मोनोसेक्राइड्स को कार्बन एटम्स के नंबर के लिहाज से डिवाइड किया जाता है, जो मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन एटम्स की बिना पर नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से डिवाइड किया जाता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि सिर्फ 3 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्राइओजिस, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 4 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं टेट्रोजिस, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 5 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पेंटोजिस, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि 6 कार्बन पर यानी कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं उसे हम लोग हेक्सोजिस कहते हैं, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि 7 कार्बन यानी कि 7 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं उसे हम लोग हेप्टोज कहते हैं। तो क्या होगा, राइओजिस, हेट्रोजिस, पेंटोजिस, हेक्सोजिस एंड हेप्टोजिस। ये कार्बन नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया जाता है। अगर इसके हम लोग फार्मूले को देख लें तो इसका फार्मूला है CH2O, और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर n लगा होता है। n का मतलब होता है होल नंबर, जो कि कार्बन एटम्स को शो कर रहा होता है। 3 से लेकर मैनी थाउजेंड्स तक भी ये चले जा सकते हैं। लेकिन जो मतलब कि अगर हम लोग बेसिक कार्बोहाइड्रेट की बात करें जो आप लोगों की बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वो 7 के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग ट्राइओज कहते हैं, जो कि सिर्फ 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, तो हम लोग रेजेंट एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ इंटरमीडिएट के तौर पर ये यूज़ हो रहा होता है, यानी कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में भी ये मौजूद होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी मौजूद होता है। और यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि सिर्फ 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है उसे हम लोग, अगर उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, एल्डिहाइड फॉर्म है, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइसिरल्डिहाइड, और अगर उसके अंदर कीटो शुगर मौजूद है यानी कि कीटोन ग्रुप मौजूद है तो उसे हम लोग कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब इसको अगर हम लोग देख ले 1 2 3 ये 3 कार्बन है, तो अब जो फर्स्ट कार्बन के साथ
एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर सेकंड कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप मौजूद है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अगर इसका हम लोग फार्मूला देख लें तो इसका फार्मूला है C3H6 and O री। अब इसको अगर हम लोग गिन ले 1 2 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और उसके साथ साथ री ऑक्सीजन होने चाहिए। 1 2 री इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे हैं। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और री ऑक्सीजन के एटम्स है। 1 2 री ऑक्सीजन के एटम्स है, ये आप लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई, आप लोगों की बुक में भी ये बात बताई गई है कि ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट वन हैव अ हाइड्रोक्सल ग्रुप। वो कहते हैं एक कार्बन एटम्स को छोड़कर बाकी सारे कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ा होता है। जो एक कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप एब्सेंट होता है उसके साथ या एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा या कीटोन ग्रुप मौजूद होगा। और उसके बाद बताया गया है द रिमेनिंग कार्बन एटम्स इज एदर अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। बिल्कुल वही बात की गई जो मैंने पहले बताया कि यानी कि और सारे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होगा और सिर्फ एक कार्बन बचता है जिसके साथ एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 कार्बन वाला जिसका है कि हेट्रोज। अब ये जो होते हैं 4 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। दीज आर द रेयर इन नेचर, जो कि नेचर के अंदर बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये ज़्यादातर मौजूद होते हैं और नेचर के अंदर ये रेयर होते हैं। हेट्रोज जो कि 4 कार्बन पर मुश्तमिल है। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला बनेगा C4H8 एंड O4। क्योंकि 4 कार्बन है तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उतना 4 ही होंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कि H2O है, यानी कि ऑक्सीजन की निस्बत हाइड्रोजन की मिकदार डबल होगी। तो अगर 4 ऑक्सीजन है तो उसके साथ 8 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर काउंट कर लें 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं और ऑक्सीजन देखें 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन मौजूद हैं। और इसके लिए आप लोगों की बुक के अंदर तो ये एग्जांपल ऐड नहीं की गई, लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। आप लोग ऐड कर लें कि इसे हम लोग कहते हैं एरिथ्रोज एसिड हेट्रोज, जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है उससे हम लोग एरिथ्रोज कहते हैं। और एसिड हेट्रोज जिसके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद होता है उससे हम लोग एरिथ्रियोलोज कहते हैं। एरिथ्रियोलोज कहते हैं। ये भी 4 कार्बन वाले होते हैं 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर कीटोन ग्रुप मौजूद होता है सेकंड कार्बन के साथ। अब इसके सारे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है, लेकिन एक कार्बन ऐसा होता है जिसके साथ एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। तो आप लोग ये देख लें। उसके बाद अगर हम लोग 5 कार्बन वाले की बात करें तो उसके अंदर आ जाता है पेंटोज। पेंटोज क्या होता है, दीज आर द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट। ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब ये 5 कार्बन वाले जैसा कि राइबोज और राइब्यूलोज आ जाते हैं। राइबोज की बात करें तो 5 कार्बन वाले 1 2 3 4 5 कार्बन वाला ये राइबोज है। तो अगर इसके अंदर कार्बन की मिकदार 5 है, जैसा कि अब क्या होगा कि C5H10 और O5 इसका जर्नल फार्मूला बनेगा। कि अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 कार्बन, उसके साथ 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गया और उसके साथ ऑक्सीजन 5 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन। इस तरह राइबोज के अंदर यानी कि जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा, पेंटोज कार्बोहाइड्रेट के साथ, पेंटोज शुगर के साथ, उससे हम लोग राइबोज कहते हैं। और जिसके साथ कीटोन ग्रुप मौजूद होगा उससे हम लोग राइब्यूलोज कहते हैं। तो आप लोग इसके कार्बन भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इसी तरह बाकियों के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है और इसके ये वाला सेकंड कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो आप लोग काउंट कर लें। इसके अंदर भी कार्बन की मिकदार 5 होगी, हाइड्रोजन की मिकदार 10 होगी और ऑक्सीजन की मिकदार भी 5 होगी।
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हेक्सोज को। हेक्सोज जैसा कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये भी हमें नेचर को बहुत ही कॉमन देखने को मिलते हैं। तो इसकी एग्जांपल में होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह आ जाते हैं। अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है जिसे हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, C6H12 और O6। हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट ग्लूकोज को तैयार करते हैं। तो ये क्या है कि अब ये कार्बन 6 होंगे और इसके अंदर हाइड्रोजन 12 होंगे और ऑक्सीजन 6 होंगे। अगर हम लोग हाइड्रोजन को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हमें इसके देखने को मिलते हैं। इस तरह अगर हम लोग फ्रक्टोज की बात करें तो इसके अंदर भी ये भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं। यानी कि ऐसे हेक्सोज मॉलिक्यूल जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसे हम लोग ग्लूकोज कहेंगे और जिसके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद होगा उसे हम लोग फ्रक्टोज कहेंगे। अगर ये ग्लूकोज ऑर्डर फॉर्म में मौजूद है तो इसकी जो यानी कि स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो इस तरह से सिंपल वाला मिलेगा, ठीक है। अगर ये इसे हम लोग वाटर वगैरह के अंदर ऐड कर दें तो ये रिंग स्ट्रक्चर को इख्तियार कर लेगा जब हम लोग इसे सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं। तो इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक होता है राइबोफ्यूरानोज और एक होता है ग्लूकोफाइरानोज। अब यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि हम लोग राइबोज को देख लें, राइबोज शुगर विल फॉर्म द 5 कॉर्नर्ड रिंग बना देगी। अब ये जो राइबोज शुगर होती है हम लोग जानते हैं कि ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट है, तो ये 5 कॉर्नर रिंग बनाएगी और ये क्या होगा, इसके अंदर ग्लूकोफेरानोज के अंदर ये ग्लूकोज शुगर है जो कि 6 कॉर्नर रिंग पर मुश्तमिल होती है, 6 कॉर्नर वाली रिंग बनाएगी। अब इसके अंदर ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पर जैसे कि राइबोलोज बनाया गया है, तो अगर हम लोग इसके कार्बन को गिन लें तो इसका कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन है। तो इसका जो 5 कार्बन होता है वो कभी भी रिंग के अंदर ऐड नहीं होता, बल्कि जो 4 कार्बन तक ये 4 कार्बन मिलकर रिंग बनाएंगे और 5 कार्बन रिंग की आउटर साइड पर मुश्तमिल होता है। और यहाँ पर ये जो 4 कार्बन से H को लिया जाएगा, यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख लें कि अब यहाँ पर क्या है कि ये कार्बन नंबर 1 यहाँ पर मौजूद है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ का H निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ जाकर लगा है जो कि OH यहाँ पर मौजूद है और नीचे ये वाला H मौजूद है। और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 बिल्कुल वैसे OH और H अपना है इसका, और कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी OH और H अपना है, 4 के ऊपर भी 4 का हाइड्रोजन निकल चुका है, 4 का हाइड्रोजन जाकर कार्बन 1 के पास चला गया, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ पर मौजूद होता है और बाकी इसका हाइड्रोजन नीचे मौजूद है और कार्बन नंबर 4 के साथ कार्बन नंबर 5 अटैच हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल 2 H मौजूद हैं और OH इस साइड पर मौजूद है। तो आप लोग देख सकते हैं ये 5 कॉर्नर्ड रिंग बन चुकी है जिसके अंदर कार्बन नंबर 5 रिंग की आउटर साइड पर मौजूद है। और अगर हम लोग ये इसको देख लें तो ये 6 कॉर्नर रिंग बनी है, जैसा कि इसके अंदर अब ग्लूकोज मौजूद है, तो इसको हम लोग कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर जो लास्ट कार्बन है वो रिंग के अंदर शामिल नहीं होगा, बल्कि ये जो शुरू वाले 5 कार्बन है ये आपस में मिलकर रिंग बना देंगे। अब जो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन है वो यहाँ पर मौजूद है 1 2 3 4 5 और इस तरह से 6, और कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोजन निकल कर कार्बन नंबर 1 के पास चला गया जो कि इसके ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 के साथ OH यहाँ पर मौजूद है, तो हाइड्रोजन ऊपर मौजूद है, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 का कार्बन ये है, आप लोग देख सकते हैं इसका ऑक्सीजन यहाँ पर आकर बनना है और इसका जो H है वो यहाँ पर नीचे मौजूद है और कार्बन नंबर 6 ऊपर रिंग की आउटर साइड पर मौजूद है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन
से लेकर 5 कार्बन यहाँ पर, यानी कि जो लास्ट कार्बन होता है वो कभी भी रिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होता, बल्कि वो आउटर साइड के ऊपर मौजूद होता है, रिंग में शामिल नहीं होता। तो यहाँ तक कुछ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद हम लोग ग्लूकोज को देख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों की बुक में इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लें। ग्लूकोज जैसा कि प्रोड्यूस्ड होता है बाय द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है। ग्लूकोज क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होता है। और अगर हम लोग ये देख लें कि इन फ्री स्टेट ग्लूकोज प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड अबंडेंट इन फिग्स, डेट एंड रेप्स वगैरह के अंदर हमें ग्लूकोज फ्री स्टेट में देखने को मिलता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज 0.08% मौजूद होता है, यानी कि ब्लड कंटेन ऑफ 0.08% ग्लूकोज। और 10 ग्राम ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 717.6 किलो कैल्विन ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज यूज्ड होता है 717.6 किलो कैल्विन सोलर एनर्जी को सिंथेसाइज करने में। केमिकल एनर्जी stored in glucose molecules available to other organism when it is oxidized in the body। जो केमिकल एनर्जी जो कि ग्लूकोज के अंदर मौजूद होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को उस वक्त एनर्जी प्रोवाइड करती है जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो जाने के बाद एटीपी की शक्ल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि और लोग भी इन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।